साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका। आज हम बात करने जा रहे हैं अपना जो पॉलिटी का सीरीज में भारत शासन अधिनियम 1919 की। हम अभी तक पढ़ चुके हैं चार्टर अधिनियम, जितने भी चार्टर बने थे 1793, 1773, 1813, 1853, है ना। 1858 का भारत शासन अधिनियम भी हम पढ़ चुके हैं। अभी है हम बात कर रहे हैं भारत शासन अधिनियम 1919 की। इसकी देखो नीड क्यों पड़ी, पहली बात तो, और इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्योंकि इसे यहां से अपन कह सकते हैं कि संवैधानिक सुधार होना स्टार्ट हुए। तो शुरू करते हैं। तो क्यों आया, पहली बात तो परिस्थितियां बहुत महत्वपूर्ण है कि इसकी परिस्थितियां कैसे बनी। तो जो 1919 का जो भारत शासन अधिनियम था 1909, उसकी कमी पूरी ना होने के कारण आया। सुशासन की मांग पूरी नहीं हो पाई थी और सुशासन की मांग की गई थी, मतलब डोमिनियन स्टेटस की मांग की गई थी। तो डोमिनियन स्टेटस क्या होता है, एक बार हम इसे समझ लेते हैं कि जैसे भारत अपन हमारा, भारत ने तीनों स्टेज झेली हैं औपनिवेशिक, इसको होते हैं कॉलोनियल, डोमिनियन और सोवरेन, मतलब संप्रभुता। औपनिवेशिक होती है कि जो शासन करने वाले लोग हैं वो उस मूल देश के ना होकर के किसी दूसरे देश के होते हैं। जैसे हमारा देश भारत 15 अगस्त 1947 से पहले किस कंडीशन में था कि IAS IPS प्रशासनिक अधिकारी ये सभी विदेशी होते थे। इंग्लैंड, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, मतलब जो अंग्रेज भर्ती करते थे वो लोग ही होते थे। और जो राष्ट्र प्रमुख था भारत का वो कौन था, इंग्लैंड की महारानी। तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है, कॉलोनी, उपनिवेश। जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि मानने में कुछ नहीं जाता, नेपाल है, नेपाल पर चाइना आक्रमण कर दे और चाइना के सारे अधिकारियों को, चाइना नेपाल के सारे अधिकारियों को हटा दे, तो जो स्ट्रक्चर है उस पर कब्जा कर लेना, तो नेपाल क्या बन जाएगा, चाइना का कॉलोनी। तो ऐसे ही भारत कॉलोनी रहा था। अब 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के बीच में क्या हुआ था, इस बीच भारत का प्रधानमंत्री था, कौन थे भारत के प्रधानमंत्री, श्री जवाहरलाल नेहरू जी। लेकिन भारत के राष्ट्रपति कौन थे, पता नहीं कौन थे, क्योंकि थे ही नहीं, पता कहां से होगा। तो इस समय में जो भारत के राष्ट्रपति हुआ करते थे या राष्ट्र प्रमुख, तो ब्रिटेन के राजा या महारानी जो भी उस समय पे होते थे वो होते थे भारत के राष्ट्र प्रमुख इन 3 सालों के दौरान। इसमें हमारा राष्ट्रपति नहीं होता था। तो ऐसी पोजीशन को कहा जाता है डोमिनियन स्टेटस। अब ये डोमिनियन स्टेटस किस किस को है, जैसे कनाडा है। अब कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है, जस्टिन ट्रूडो, लेकिन वहां के राष्ट्रपति कौन है, जो ब्रिटेन की महारानी है, या अभी जो चार्ल्स बने हैं, चार्ल्स द्वितीय, वो। ऐसे ही न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, इनकी स्थिति अभी भी डोमिनियन की है। तो हमारे जो क्रांतिकारी या नेता या शुभचिंतक जो भी थे वो क्या कहते थे, 1919 में ही मांग कर रहे थे, 1909 से ही, कि हमें डोमिनियन बना दो, मतलब तुम हमारे राज्य के प्रमुख बने रहो, हमारे राजा बने रहो, हमें कोई अंतर नहीं है, बस जो हमारा शासन है वो हमारे हाथों में दे दो, हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए हम खुद से डिसाइड करेंगे। ओके, तो ये स्थिति थी डोमिनियन की। एक चीज और बची इसमें, संप्रभुता, ये भी समझ लेते हैं कि शासन है वो भी लोकल लोगों के हाथों में हो, मतलब वहां के स्थानीय लोग हों, मूल निवासी, उनके हाथों में हो, और जो वहां का किंग हो या जो राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो, मतलब राष्ट्र प्रमुख कह सकते हैं, जो राष्ट्र प्रमुख हो वो भी वहां का स्थानीय व्यक्ति ही हो, तो उसे हम कहते हैं संप्रभुता। जैसे भारत 26 जनवरी 1950 के बाद क्या बना, संप्रभु। हमारी प्रस्तावना में क्या लिखा हुआ है, संप्रभुता या संप्रभु।
हम प्रस्तावना पे भी एक लेक्चर लेंगे, तो वो भी अच्छे से समझ लेंगे। ये चीजें काम आई वहां प्रस्तावना में, तो अभी अच्छे से अगर आपने समझी होंगी तो ज्यादा सही रहेगा, चीजें और अच्छे से क्लियर होंगी आपके माइंड में। तो अब भारत किसी का दबाव नहीं मानता है ना, पहले मानता था, क्योंकि हमारे यहाँ का राजा ही नहीं, पॉलिसी राजा ही बनाएगा, जो भी किंग होगा या जो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी हम कह सकते हैं, राष्ट्राध्यक्ष। ठीक है, तो ये स्थिति थी। वापस से अपने टॉपिक पर चलते हैं। और क्या परिस्थिति बनी कि संप्रदाय के आधार पर जो निर्वाचन हुआ था उसमें असंतोष उत्पन्न हो गया। जो 1909 में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन पद्धति लाई गई। जैसे आज भी क्या है, अलग से एससी और एसटी, ओबीसी, इस प्रकार से सीटें बटी हुई हैं, लेकिन आज की निर्वाचन पद्धति में और पहले की में बहुत अंतर है। अगर जैसे किसी विधानसभा की कोई सीट एससी या एसटी है, तो एससी वाली सीट पर कैंडिडेट होगा सारी पार्टियों का, जैसे पार्टी ए, बी, सी, डी, 4 पार्टियां, तो चारों के कैंडिडेट होंगे वो एससी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे, क्योंकि ये सीटें एससी के लिए हैं। वहीं अगर एसटी के लिए रिजर्व हैं तो वहां 3 पार्टियां, 4 पार्टियां, वहां सभी कैंडिडेट एसटी से बिलोंग करते होंगे, है ना, और इनमें से ही बनेगा। और वोट कौन देगा इनको? जो 4 कैटेगरी हमारी बांट रखी, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी, ये चारों लोग इनको वोट दे सकते हैं आज की परिस्थिति में। लेकिन कैंडिडेट सिर्फ इसी कैटेगरी का होगा अगर इसके लिए ये सीट आरक्षित है तो। लेकिन जो सांप्रदायिक निर्वाचन था उसमें क्या था कि कैंडिडेट तो खड़ा होगा ऐसे ही सेम, जो ये प्रोसेस है आज चल रही है, लेकिन वोट सिर्फ ये ही दे सकते हैं एससी वाले, बाकी ये जनरल, ओबीसी और एसटी ये वोट नहीं दे सकते। ऐसी व्यवस्था थी। मतलब आज के समय में कह सकते हैं कि कोई भी नेता किसी खास कम्युनिटी से हो और वो दूसरी कम्युनिटी को बोल रहा है कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो हम इनमें आग लगा देंगे, इनको बाहर निकाल देंगे, इनको फांसी पे चढ़ा देंगे, इनका कत्लेआम कर देंगे, और इस आधार पर वोट मांग सकता है। और उस समय मांगता था, लेकिन आज नहीं मांग सकता। राइट, तो ये थी व्यवस्था। तो ये व्यवस्था क्या है कि संतोषप्रद ना होकर रास नहीं आई और मांगे उठने लगी। और क्या हुआ, क्यों आया अधिनियम कि 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के मध्य समझौता हो गया कि ऐसी बातें अच्छी नहीं है, आपस में मिलजुल के चलते हैं, पहले अंग्रेजों को भगाते हैं, बाद में हम देखते हैं क्या बांटना है कि साथ में चलना है, जो भी। ठीक है, एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1916-17 में मेसोपोटामिया आयोग की। उस रिपोर्ट में भी कहा गया था कि जो अंग्रेज हैं वो भारत के लिए ठीक नहीं है, भारत का शासन सही से कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वो भारत गर्म देश है और अंग्रेज ठंडे देश से आए हैं, और भी तमाम चीजें होंगी जो अंग्रेजों को योग्य पाती हैं कि तुम भारत में शासन करने के योग्य हो नहीं असल में। एक रीजन ये भी था कि होम रूल लीग जो आंदोलन था, होम रूल लीग मतलब कि होम रूल लीग, होम मतलब घर या घरेलू, रूल मतलब नियम, और लीग तो है ही लीग, उसका तो क्या कुछ नहीं हो सकता। तो ये घर या घरेलू या स्थानीय लोगों के द्वारा जो नियम बनाए जाएं उसके आधार पर देश चले, ऐसी सोच थी होम रूल लीग जो आंदोलन चलाए गए थे उनकी। तो इसने भी कहा था कि देखो जो अंग्रेज हैं वो ठीक नहीं हैं हमारे लिए, तो हमें खुद का शासन बनाने की जिम्मेदारी दी जाए, खुद का शासन चलाने की। तो इसके द्वारा क्या हुआ कि लोगों में राष्ट्र भावना जागृत हुई कि यार ये तो बाहर वाले हैं। अभी तक क्या सोच रहे थे कि हमारे देश के नागरिक हमारे लिए राजा है, कोई भी है, चाहे ब्रिटेन हो चाहे भारत हो, हमें राजा के अधीन रहना है, जो पॉलिसी बनाए उसके अनुसार चलना है। लेकिन यहां से थोड़ा बदलाव आ गया और क्या हुआ, भारतीयों में जागृति आई, काहे की राष्ट्रीय चेतना की और विकास की, कि हम विकसित नहीं है, क्योंकि भारतीय लोग बाहर भी तो जाने लगे। अगर अंग्रेज यहाँ पर शासन कर रहे थे तो भारतीय लोग जाके कुछ लंदन में बसे, कनाडा, अमेरिका, तमाम देशों में जाके बस गए।
ठीक है। और क्या हुआ कि प्रथम विश्व युद्ध में भारतीयों का सहयोग, मतलब भारतीयों ने सहयोग दिया था प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को, जिससे वो जीत पाए। तो उन्होंने कहा यार इतना हमें सपोर्ट किया है, कुछ लोग अच्छे भी रहते हैं, तो अगर हमें इतना सपोर्ट किया है तो क्यों ना हम भी भारतीयों को कुछ दें, तो उस हिसाब से कह सकते हैं। तो इसी आधार पर 20 अगस्त 1917 को जो भारत के सचिव थे मॉन्टेग्यू, इन्होंने ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स में, मतलब ब्रिटेन की लोकसभा में, भारत को उत्तरदायी सरकार देने के लिए, मतलब उत्तरदायी सरकार देने के लिए क्रमिक विकास हो और शासन धीरे धीरे भारतीयों के हाथ में जाए, ऐसा कुछ बिल पेश किया। इसके पश्चात क्या हुआ, इस बिल के बाद 1 जुलाई 1918 में एक रिपोर्ट प्रकाशित हुई जिसका नाम मॉन्टेग्यू-चेम्स रिपोर्ट था, जो किस लिए थी, भारत में संवैधानिक सुधार कैसे किए जा सके। तो इसी आधार पर, इसी रिपोर्ट के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 आया। ठीक है, ये था इसका संवैधानिक आधार कह सकते हैं, क्या ये क्यों लाया गया। अब इसमें क्या क्या प्रावधान थे। पहला प्रावधान उद्देश्य का थी, इसमें जो प्रस्तावना कहते हैं, तो प्रस्तावना हमें यहीं से प्राप्त हुई है असल में, भारत शासन अधिनियम 1919 से। भले ही याद मत रखो, याद रखने की चीज मतलब एग्जाम में पूछी भी नहीं जाएगी हो सकता है, लेकिन बस आपको जान लो कि प्रस्ताव, हमारा जो संविधान बना था ना 2 साल 11 माह में, वो कैसे बना था असल में। क्योंकि मतलब किसी को कोई अगर व्यवस्था नहीं है तो उसमें इन लोगों ने क्या करा था, संविधान बनाने वाले महानुभावों ने उसमें बस सुधार किए अपने हिसाब से। ये कह सकते हैं कि 1919 और 1935 नेहरू रिपोर्ट 1928 इन सब में हमारा संविधान बन चुका था, बस उसमें मॉडिफिकेशन करना था। तो इन लोगों ने क्या किया, मॉडिफिकेशन किया इसमें। उद्देश्य क्या थी, पहले से 1919 में आ गई थी, तो इसमें कुछ सुधार किया होगा। संप्रभु शब्द नहीं होगा, संप्रभु शब्द जोड़ा होगा, गणराज्य नहीं होगा तो वो जोड़ा होगा, लोकतंत्र नहीं होगा तो वो जोड़ा होगा, ऐसी सारी चीजें। धाराओं को आज के अनुच्छेद से हम ले सकते हैं। जैसे अनुच्छेद, पहले 47 धाराएं थी 1919 के अधिनियम में, जब हमारा संविधान बना तो कितने अनुच्छेद थे, 395। ये धाराएं अनुच्छेद में परिवर्तित हो गई, क्योंकि इनमें भी नियम दे रखे होते और अनुच्छेद में। अनुसूचियां 2 अनुसूचियां, और हमारे संविधान में कितनी थी, 8 थी अनुसूचियां, भी यहां से ली गई। तो यहां से हमारा संविधान का विकास होना प्रारंभ हो गया कि संविधान कैसे बनेगा, इस प्रकार से। और इसी अधिनियम में, 1919 के ही अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्द का प्रयोग किया गया, कि अब से जो है भारत का शासन उत्तरदायी होगा। मतलब अगर कोई काम कर देते हैं, कोई कांड कर देते हैं, तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, तो रिस्पॉन्सिबल भी होना इन्होंने स्टार्ट कर दिया। पहली बार इसी अधिनियम के द्वारा, 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रत्यक्ष चुनाव, डायरेक्ट चुनाव होने लग गए। इससे पहले क्या होते थे, इनडायरेक्ट चुनाव। कौन से अधिनियम, ये देखो 1992 का जो भारत परिषद अधिनियम था, इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते थे, और चुनाव नाम का शब्द भी नहीं आता था, है ना। तो 1892 से 1919 में जाके लगभग 27 साल बाद जो चुनाव की प्रणाली थी वो इनडायरेक्ट से डायरेक्ट हो गई। और इसमें क्या हुआ, 1921 में महिलाओं को पहली बार मतदान का अधिकार दिया गया। 1919 के अधिनियम से पहले, मतलब 1921, क्योंकि 1921 में जो दिया गया है अधिकार वो 1919 के अधिनियम द्वारा दिया गया है। तो इस अधिनियम से पहले भारत में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार नहीं था, चाहे वो भले रानी ही क्यों ना हो। ठीक है, और जो मताधिकार था उसको 3% से बढ़ाकर 10% कर दिया गया। उन्हीं लोगों को वोट देने का अधिकार था जिनकी आय 10,000 रुपए थी वार्षिक, जो 10,000 रुपए कमा सकता था। लेकिन अब क्या है, अब जा रहा है व्यक्ति जिसके पास कोई काम नहीं है, मजदूरी भी नहीं, बस वो 18 साल का हो गया, वो आदमी वोट दे सकता है। और अंग्रेजों के समय में 1919 के अधिनियम में क्या कहा गया था कि जिसकी कम से कम आय 10,000 हो, मतलब समझदार व्यक्ति हो, कमाता खाता हो, उसी की तो वैल्यू है। जो मजदूर है, जो 100 रुपए भी नहीं कमा रहा है रोज का, उसकी क्या वैल्यू। उस समय 100 रुपए कह सकते हैं कि कुछ पैसे होंगे, या 100 पैसे भी नहीं कमा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा महंगाई नहीं थी। जो मुद्रास्फीति हर साल बढ़ती है वो नहीं बढ़ी थी।
और क्या किया गया, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार हुआ। 1919 में जो व्यवस्था मुसलमानों के लिए बनाई गई थी वही व्यवस्था सिखों के लिए बना दी गई, भारतीय ईसाई उनके लिए बनाई दी गई, आंग्ल भारतीय एवं यूरोपीय सबके लिए बना दी गई। जनरल, जिसको जनरल कहा गया उसको छोड़ के सबके लिए, है ना। और क्या हुआ इसमें कि जो भारत परिषद के सदस्य थे उनकी संख्या 8 से 12 कर दी गई। इसमें संवैधानिक विकास क्या हुआ 1919 के अधिनियम में, एक तो द्विसदनात्मक व्यवस्था केंद्र में, द्विसदनात्मक व्यवस्था केंद्र में, एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है तो ध्यान रखना है। कौन सा अधिनियम से आया, 1919 के अधिनियम के द्वारा। राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। राज्य परिषद मतलब राज्यसभा, जो आज की राज्यसभा है वो राज्य परिषद हुई, और केंद्रीय विधानसभा मतलब जो आज की लोकसभा है, इस प्रकार से। और क्या हुआ इसमें, जो सदस्य संख्या दी है मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा जरूरी है, बस खास बात यह है कि दोनों में ही सदस्य निर्वाचित और मनोनीत होते थे, राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी, एक बड़ी संख्या में। आज भी होते हैं, जो आंग्ल भारतीय होते थे 2, वो समाप्त कर दिए गए संविधान संशोधन करके, वो पहले ज्यादा होते थे, है ना। और राज्यसभा में तो अभी भी 12 सदस्य होते हैं। गवर्नर जनरल को ये शक्ति थी कि उन्हीं में से अध्यक्ष करता था राज्यसभा का और लोकसभा का चयन। और राज्यसभा को गवर्नर जनरल जो होता था उसको राज्यसभा को और लोकसभा को दोनों को ही संबोधित करने का अधिकार था। जैसे हमारे राष्ट्रपति जी करते हैं राज्यसभा लोकसभा को संबोधित, ऐसे गवर्नर जनरल भी करता था। तो ये प्रक्रिया वहीं से आई है, ये जो प्रोसेस है। और क्या था, कार्यकाल दे रखा है इसमें 5 वर्ष, केंद्रीय विधानसभा का कार्यकाल 3 वर्ष का था और राज्य परिषद का 5, मतलब राज्यसभा का 5 साल था। आज राज्यसभा कितना 6 साल और लोकसभा कितना 5 साल, उस समय कितना था 3 साल। देखो, राज्य परिषद तथा केंद्रीय विधानसभा दोनों को समान शक्तियां थी, किंतु बजट पर स्वीकृति प्रदान करने का अधिकार सिर्फ केंद्रीय विधानसभा का था। लोकसभा ही बजट को पारित करती थी उस समय भी, और आज भी करती है। तो ये व्यवस्था कब से चल रही है हमारी, 100 साल से ज्यादा से। 2023 चल रहा है ना, तो 1919 के अधिनियम में व्यवस्था आ गई थी, तो 100 साल से ज्यादा हो गए। और केंद्रीय विधानसभा समस्त ब्रिटिश भारत के लिए कानून बना सकती थी। आज भी बनाती है लोकसभा कानून, पहले भी बनाती थी, है ना। तो ये था 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो कि इस वीडियो से हेल्प हो सकती है तो लाइक करें और कमेंट करें अगर आप इसमें कोई सुधार चाहते हो तो, और दोस्तों के साथ सब्सक्राइब करें।